ब्लैक कैट आज हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो गरुड़ उसका पार्ट है। तो क्या डिफरेंसेस है सर इन सब के अंदर? चाहे वो गरुड़ हो या मार्कोस हो या पैरा एसएफ हो, एक एंटी टेररिज्म के लिए एक्सपर्ट है, बॉम्ब डिस्पोजल के लिए एक्सपर्ट है, और दूसरा जो है वो एंटी हाईजैकिंग के लिए एक्सपर्ट है। क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से वो स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं? ये पहले अपनी पलटनों में जाते हैं, वहाँ 2-3 साल नौकरी करते हैं, फिर ये वॉलंटियर करते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स क्या इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं या है? अभी तो नहीं। हमारा मिथ है या सच है कि उनके साथ एक बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होती है, उनको उल्टा लटका दिया जाता है, गंदे पानी में रखा जाता है, इंसान के शरीर को लोहा बनाते हैं और मानसिक तौर पर उसको इतना मजबूत करते हैं कि वो टूट ना सके। This is what a situation when we have a weapon, when commander have a weapon. That case too, he can kill a person in 3 seconds. ये ट्रेनिंग इतनी ही है, कोई और हथियार आप उठा रहे हैं, उसको उठाने में और ट्रिगर दबाने जितना समय लगेगा तो 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और कमांडो इसमें इतना ट्रेंड है, इतना स्किलफुल है कि उसका निशाना चूकने का सवाल नहीं। नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं कुदरत स्टूडियोज़ का एक और पॉडकास्ट। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी, ब्लैक कैट ऑफिसर्स, आज हम बात करेंगे नेशनल कम्युनिस्ट के बारे में। तो आज हमारे बीच में हैं कर्नल अनुपम जी, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी, ब्लैक कैट ऑफिसर्स एंड नेशनल कम्युनिस्ट। तो चलिए जानते हैं उनसे किस तरीके से उन्होंने इंडियन आर्मी में कंट्रीब्यूट किया, क्या क्या उनकी स्पेशलिटीज़ हैं, अभी वो हाल फिलहाल क्या कर रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग्स अवेलेबल करा रहे हैं, क्या कॉर्पोरेट में वो किस तरह के कॉर्पोरेट में वो इन्वॉल्व हैं। लेट्स वेलकम कर्नल अनुपम सर इन आवर हाउस। सर, वेलकम इन आवर हाउस। सर, आप अपने बारे में कुछ बताइए सर। धन्यवाद अमर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट पे हूँ। मैं तकरीबन 40 साल हो गए, 4 दशक, 1975 से अब तक, जहाँ मैंने आर्मी में और उसके बाद पिछले 15 साल से कॉरपोरेट वर्ल्ड में ट्रेनिंग और कोचिंग और मेंटरिंग का काम कर रहा हूँ। सन 1973 में मैं महाराजास कॉलेज जयपुर को छोड़कर मिलिट्री एकेडमी गया और 1975 जून में मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर भुज के अंदर, भुज इस बार आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर में भी उस जगह का काफ़ी नाम था, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई। अपने फौज के पूरे टेन्योर में, पूरे सर्विस के दरमियान अमर, मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यादगार बन गई। जैसे ब्लैक कैट के फर्स्ट बैच में मुझे सेलेक्ट किया गया और मैं ब्लैक कैट की बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों से बात करने में सक्षम हूँ। नंबर 2, मुझे सरफेस टू एयर मिसाइल पढ़ने के लिए रशिया भेजा गया 1985 में। उस समय रशिया टूटा नहीं था, यूएसएसआर था, अब तो रूस रह गया है। वहाँ 1 साल तकरीबन मैं रहा और फिर उसी इक्विपमेंट को जब इंडिया लाए तो समय आने पर मैंने उस इक्विपमेंट को कमांड किया। फिर मैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, जिसको जनरली हम लोग रॉ के नाम से जानते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उसमें भी मैं काफ़ी समय तक कार्यरत रहा और वहाँ के बारे में भी हम कुछ चीज़ें शेयर कर सकते हैं। मगर हाँ, मैं जो कुछ भी आपके साथ शेयर करूँगा वो उसी हद तक करूँगा जहाँ तक कि वो देश की किसी भी गोपनीयता के नियम का उल्लंघन नहीं करते। सर, आप ब्लैक कैट के फर्स्ट बैच के ऑफिसर थे। ब्लैक कैट आज हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो गरुड़ उसका पार्ट है, ब्लैक कैट अपन उसको बोलते हैं, और भी मैनी अदर विंग्स हैं जो डिफरेंट नेम से उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो क्या डिफरेंसेस है सर इन सब के अंदर? देखिए, 1965-66 के समय भारत में स्पेशल फोर्सेस, ये जितने भी आप नाम गिना रहे हैं, स्पेशल फोर्सेस में आते हैं। और उस समय स्पेशल फोर्सेस में केवल फौज के पास एक पैरा ब्रिगेड हुआ करती थी, जिसके अंदर 4-5 यूनिटें थी। समय के साथ ये यूनिटें बढ़ती गई और आज 11 जो है पैरा एसएफ स्पेशल फोर्सेस बटालियन है
और 5 एयरबोर्न बटालियन है, कुल मिलाकर 15-16 के करीब। इसके अंदर एक आर्टिलरी भी है, एक इंजीनियर्स की भी यूनिट है जो कि युद्ध में हमारे काम आते हैं। अब बात करें बाकी स्पेशल फोर्सेस कौन कौन सी है, तो आर्मी के बाद फिर जो है वो 84 या 85 के दरमियान मार्कोस को बनाया गया। मार्कोस जो है मैरीन कमांडो जो नेवी के हैं, और नेवी ने जो अपने कमांडो बनाए तो उनका काम था जितनी मैरी टाइम के एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है वो करना, जितनी रिकॉनेसेंस है वो करना, समुद्री पायरेट्स को या उनके खिलाफ कोई एक्शन है वो एक्शन लेना, हमारे नेवी के इंस्टॉलेशंस की सुरक्षा करना। और ये लोग जो है ये लैंड, सी और एयर तीनों में सक्षम है युद्ध करने के लिए, स्पेशल ऑपरेशंस करने के लिए। जब आर्मी का जो मैंने आपको स्पेशल फोर्सेस बताया, पैरा फोर्सेस, उनका अगर आप रोल देखें तो एंटी टेररिज्म है, रिकॉनेसेंस है, दुश्मन के पीछे जाकर काफ़ी अंदर तक जाकर स्पेशल ऑपरेशंस करना। जैसे 71 की लड़ाई के दौरान 9 पैरा ने दुश्मन की एक आर्टिलरी यूनिट जो बहुत परेशान कर रही थी उसको ध्वस्त किया। ऐसे ही और कई जो इनके ऑपरेशन हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद फिर 2004 में गरुड़ को एयरफोर्स ने अपना एक कमांडो फोर्स को स्टैब्लिश किया। अब ये इनके जो है एंटी टेररिज्म है, एयर बेस प्रोटेक्शन है, लैंडिंग एरियाज प्रोटेक्शन है, जितने एयरफोर्स से संबंधित कमांडो फोर्सेस हैं जो उनके रोल है वो सारे गरुड़ करती है। आगे हम बात करेंगे कि इनको कैसे कैसे रिक्रूटमेंट है, क्या पॉलिसीज है। तो जब सरकार ने देखा कि ये सारी चीज़ें डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे है, चाहे वो गरुड़ हो या मार्कोस हो या पैरा एसएफ हो, तो देश को एक ज़रूरत महसूस हुई कि एक फेडरल कमांडो फोर्स होनी चाहिए। और इस फेडरल कमांडो फोर्स जो कि सीधे सरकार के होम मिनिस्ट्री के नीचे हो और बिना समय को बर्बाद किए उसको डिप्लॉय किया जा सके, तो 1984-85 के बीच इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को खड़ा किया। ये मैडम इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के तुरंत बाद रेज किया गया था और मैं उसके पहले बैच में सेलेक्ट हुआ था। इस असैसिनेशन बैच को जो आप नाम दोगे ये ब्लैक कैट्स हैं? देखिए, ब्लैक कैट्स जो है जिनको कई अखाड़ों में काली बिल्ली कमांडो के नाम से गिना जाता है, ये एक फेडरल फोर्स जैसे मैंने आपको बताया जो होम मिनिस्ट्री के नीचे रहे ताकि उन्हें हर बार डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू न जाना पड़े, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को की संरचना की गई। और इस संरचना में आर्मी की भी 2 यूनिटें हैं जो 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप और 52 स्पेशल एक्शन ग्रुप है। एक एंटी टेररिज्म के लिए एक्सपर्ट है, बॉम्ब डिस्पोजल के लिए एक्सपर्ट है, और दूसरा जो है वो एंटी हाईजैकिंग के लिए एक्सपर्ट है। तो ये खास वजह थी जिनकी वजह से एनएसजी को रेस किया गया। सर, आर्मी के पास भी एक फोर्सेस हैं और ये स्पेशल फोर्सेस भी हैं, तो बेसिकली इन दोनों का डिफरेंस क्या है? देखिए, आर्मी के जितनी है एसएफ जो मैंने आपको बताया तकरीबन 15-16 बल्टन है, उनका रोल है रिकॉनेसेंस, उनका रोल है एंटी टेररिज्म, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, रेगिस्तान हो। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग यूनिटें आर्मी की, पैरा एसएफ की ट्रेन की गई हैं और दुश्मन के लाइन के पीछे जाकर एंड बिहाइंड द एनिमी लाइंस जो भी एक्शन लेना है उसके लिए सक्षम है और इनकी ट्रेनिंग है। जबकि एनएसजी जो है वो खासकर अर्बन एरिया, शहरी इलाकों में, रिहायशी इलाकों में टेररिज्म जो है उसके लिए एक्सपर्ट है। जैसा अगर आप देखें तो 26/11 ताज मुंबई का सबसे बड़ा जिसे कहा जाए ऑपरेशन वो एनएसजी ने किया था। शुरू में मार्कोस को वहाँ किया गया क्योंकि एनएसजी को आने में थोड़ा टाइम लग रहा था दिल्ली से। उसके बाद एनएसजी ने टेक ओवर किया और सारे जितने टेररिस्ट थे उनका खात्मा किया गया और सारे होस्टेजेस को बाहर निकाला गया। तो
ये फेडरल फोर्स जो है ये सरकार के नीचे है, जो तुरंत बिना किसी देर के वो डिप्लॉय कर सकती है। और अगर कोई हाईजैक हुआ है प्लेन तो एंटी हाईजैकिंग फोर्स एनएसजी की इस्तेमाल की जा सकती है, और वही एक फोर्स है जो कि इसके लिए इस्तेमाल की जा सकती है। बेसिकली सर, जब अपन एंटी नेशनलिस्ट पार्टीज़ के बारे में जब बात करते हैं तो किस तरह का क्राइटेरिया आप उनकी तरफ देखते हो? बिकॉज हर एवरीवन इज क्वेश्चनिंग अबाउट आर्मी एफर्ट्स, आपके एनएसजी एफर्ट्स की इन्होंने कुछ नहीं किया, प्रूफ्स मांगते हैं, बहुत सारी चीज़ें मांगते हैं। तो आप उन चीज़ों को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जब आप लोग अपने पे लेके देखते हो उन चीज़ों को? तो अमर, आर्मी चाहे एनएसजी में हो या डिफेंस मिनिस्ट्री के नीचे हो, आर्मी इन चीज़ों में नहीं पड़ती। हम लोग अपॉलिटिकल हैं, हमें राजनीति से लेना देना नहीं है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उसके नीचे भी हमने 48 की लड़ाई लड़ी जब कबायली पाकिस्तान से आए थे और आधा श्रीनगर उन्होंने ले लिया। चाहे 62 की, 65 की या 71 की लड़ाई हो, हमने कांग्रेस के नीचे लड़ी। उसके बाद कारगिल का युद्ध हो या सर्जिकल स्ट्राइक हो या अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, ये बीजेपी सरकार के नीचे लड़ी। तो जो भी देश की एक चुनी हुई सरकार है, आर्मी उसके प्रति जो है वो बंधी हुई है और उसके अनुसार और नियमों के अनुसार आर्मी करती है। आर्मी देश की है, किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं। वेल सेड सर। सर, सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं अपने स्पेशल फोर्सेस में, तो अगर जैसे कोई हमारे व्यूवर्स में कोई इसमें उनसे कनेक्टेड है कि उनको स्पेशल फोर्सेस के अंदर जाना है, तो क्या सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है? किस तरीके से वो स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं? 1 करोड़ को छोड़कर बाकी जितनी भी स्पेशल फोर्सेस मैंने आपको गिनाई, एनएसजी, पैरा एसएफ या मार्कोस, या अगर आप कहें तो एक सीआरपीएफ की जो है जिसको कोबरा कहते हैं, जो कि जिसे कहा जाए जंगल ऑपरेशंस के लिए, काउंटर इंसर्जेंसी इन जंगल्स, जैसे दंतेवाड़ा है, बाकी जगह है जहाँ हमारा नक्सलियों का प्रभाव है, वहाँ ये कोबरा काम कर रहे हैं। तो इनके जितने भी हैं ये पहले अपनी पलटनों में जाते हैं, वहाँ 2-3 साल नौकरी करते हैं, फिर ये वॉलंटियर करते हैं। वॉलंटियर करने के बाद इनको ट्रेनिंग पे लाया जाता है और ट्रेनिंग में इनकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस, साइकोलॉजिकल कंडीशन, ये कई चीज़ें देखी जाती हैं। और इस प्रोबेशन के दौरान जो 6 महीने से 2 साल तक हो सकता है, इनको इस कदर ट्रेन किया जाता है, इस कदर इनको लोहा बनाया जाता है कि आप मानेंगे नहीं, जो फौज का सोल्जर होता है, जो अपने आप में बाकी हिंदुस्तानियों के मुकाबले में बहुत कठिन परिश्रम करता है और बहुत मजबूत होता है, उसमें भी तकरीबन 70 से 75% लोग स्पेशल फोर्सेस कमांडो यूनिट में जाने के लिए जब आते हैं फेल हो जाते हैं, और 20-25% है जो अपना प्रोबेशन पास करके उस हालत तक पहुंचते हैं कि उनको कमांडो की यूनिट में एक्सेप्ट किया जाए, और वो गिने चुने लोग होते हैं जो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर एकदम सबसे मजबूत होते हैं। सर, इसमें फीमेल कैंडिडेट्स भी आती हैं? फीमेल कैंडिडेट्स क्या इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं या है ऑलरेडी? अभी तो नहीं, मगर जिस तरीके से महिलाएं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आई हैं, जिस तरीके से वो देश में वो सारे काम कर रही हैं जो कि पहले केवल आदमियों के लिए होते थे, चाहे बॉक्सिंग हो, कुश्ती हो, एथलेटिक्स हो, जहाज उड़ाना हो, एयरफोर्स में भी जहाज उड़ा रही है। मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी कमांडो फोर्सेस में भी लेडीज़ जो है ऑफिसर्स और जवान, उनको इंडक्ट किया जाएगा। और फिलहाल तो नहीं है किसी भी फोर्स में, मगर मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी वो दिन भी हम देखेंगे जब हमारे देश की बेटियां इन स्पेशल फोर्सेस में भी जाबाज रूप से काम करेंगी। सर, आपने इतना बढ़िया से स्पेशल फोर्सेस को हमको समझाया, हमारे समझ में भी आया, हमारे व्यूवर्स को भी समझ में आया। बेसिकली सर, मेरा क्वेश्चन है कि आपका किस तरह का कंट्रीब्यूशन था स्पेशल फोर्सेस को लेके? जब आप अपने फर्स्ट बैच ऑफ ब्लैक कैट में आप ट्रेन हुए, फिर उसके बाद आपने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया? देखिए, मैं
फर्स्ट बैच में गया और जो मोटो है वो है साहस की विजय, हु डेयर्स विंस, जिसको अंग्रेजी में कहा जाए। बहुत सख्त ट्रेनिंग, सुबह से शाम तक, मतलब आम इंसान पनाह मांग जाए। और जैसा मैंने कहा, तकरीबन 70 से 75% जो फौज के जवान और अफसर आते हैं वो भी रिजेक्ट हो जाते हैं, और कुल 20-25% जो कामयाब होते हैं ट्रेनिंग में। तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक मुश्किल ये ट्रेनिंग रही होगी। चाहे वेपन स्किल्स हो, जिसमें वेपन फायरिंग है, आपकी फिजिकल फिटनेस हो, आपकी जो है होस्टेजेस को तरह तरह की स्किल्स जो उनको काबू करने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको सिखाई जाती है, वो अलग अलग हथियार को चलाने की ट्रेनिंग में आपकी सक्षमता हो, ये सब चीज़ें होती हैं। मैं अपने बारे में तो जो ऑपरेशन किए, जिसका मैं हिस्सा रहा, या मेरे बाद जितने हुए, उनके बारे में बात करने की बजाय मैं आपको 2 दुनिया के ऐसे ऑपरेशन बताऊंगा जिनकी काफ़ी चर्चा है। नंबर 1, हमें पता है 26/11 जो NSG ने किया ताज में, मुंबई के अंदर, उसके बारे में चर्चा नहीं, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, पिक्चरें बन चुकी हैं, और बहुत उम्दा ऑपरेशन था। तो दुनिया की जितनी भी पैरा या स्पेशल फोर्सेस हैं अलग अलग विदेशों की, वो सब इस ऑपरेशन को बड़े ध्यान से पढ़ती हैं। हाँ, इस ऑपरेशन की शुरू में केवल एक ही दिक्कत थी कि हमारे मीडिया को इतनी उनकी जागरूकता नहीं थी। जो चीज़ हो रही थी वो सब टीवी पे दिखा रहे थे, और टीवी वाले जो है, टीवी देखकर पाकिस्तान में बैठे आका अपने आतंकवादियों को ताज में बता रहे थे, और उसके मुताबिक अपनी पोजीशन चेंज कर रहे थे। उसके बाद हमारा मीडिया भी बहुत जागरूक हुआ है, और ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने कोई भी एक भी ऐसी खबर नहीं चलाई जो कि हमारे देश की सुरक्षा के लिए या फौजियों की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो। दूसरा मैं आपको बताऊंगा, 1976 का एक इजराइल के सादियत मतकल, मोसाद लोग कहते हैं, मगर मोसाद जो है वो इंटेलिजेंस यूनिट है, जैसे हमारे यहाँ IB है, रॉ है, ऐसे मोसाद है, मगर जो उनकी स्पेशल फोर्सेज है उसको सादियत मतकल कहते हैं। उन्होंने एक ऑपरेशन किया 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में, एंटेबी, इस पे भी बहुत पिक्चरें 3-4 बन चुकी हैं। और ये हुआ था जब पेरिस का एक फ्रांस का जहाज जो तल अवीव से और पेरिस जा रहा था, जिसमें तकरीबन 142 लोग और क्रू थे, उसको एथेंस में जब उतारा गया रिफ्यूलिंग के लिए, तो वहाँ पर 4 टेररिस्ट अंदर गए और उन्होंने उस जहाज को हाईजैक किया। उसको पहले लीबिया ले गए, उसके बाद युगांडा ले गए। युगांडा में उस समय राज था डिक्टेटर इदी अमीन का। उन्होंने आतंकवादियों का स्वागत किया और आतंकवादियों के प्रोटेक्शन के लिए 100 युगांडन आर्मी के लोगों को तैनात कर दिया। इजराइल पशोपेश में था कि एक्शन इतनी दूर ले या ना ले। 2 दिन के बाद तकरीबन 140 या कुछ लोगों को छोड़ा गया जो कि यहूदी नहीं थे, और जितने भी यहूदी थे 93 या 94 उनको बंधक बना के रखा गया, और क्रू 12 लोगों का फ्रांस का जो था उसको बंधक बनाया। अब समय था इजराइल के लिए, करो या मरो, क्योंकि सारे यहूदी थे और इजराइल नहीं चाहता कि एक भी यहूदी को कोई आदमी तकलीफ पहुंचाए। 4000 किलोमीटर दूर उन्होंने स्पेशल अपना ऑपरेशंस किया। 100 कमांडो गए, और उन कमांडो का लीडर कौन था? योनाथन नेतन्याहू, जो अभी बेंजामिन नेतन्याहू उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका बड़ा भाई। 90 मिनट के अंदर लैंड करने के बाद उन्होंने ऑपरेशन खत्म किया, जहाज को उड़ा के वापस लेके आए। उसके बाद उन्होंने 45 लोग जो है युगांडन आर्मी के मारे, सारे टेररिस्ट मारे, और कुल उनकी 3 लोग जो है होस्टेज में मारे गए, और एक योनाथन नेतन्याहू जो कि लीड कर रहे थे कमांडो ऑपरेशन, वो खेत हुए। इसलिए बाद में इस ऑपरेशन का नाम योनाथन ऑपरेशन रखा गया।
अगर आप देखें तो दुनिया दंग थी कि 4000 किलोमीटर दूर जाकर किसी देश में आपने ऑपरेशन किया और सारे बंधक वापस ले आए। उसके बाद 88 में एक ऑपरेशन मालदीव्स के अंदर हमारी पैरा फोर्सेस ने किया। 50 पैरा ब्रिगेड जो आगरा में है उसने एक्शन लिया। कयूम करके, शायद वहाँ कयूम थे प्रेसिडेंट, उनके तख्ता पलट किया जा रहा था। वो छुप गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। और ये तख्ता पलट करने वाले थे श्रीलंका के तमिल एलम टाइगर के लोग और कुछ वहाँ के लोकल। 9 घंटे के अंदर हिंदुस्तान ने एक्शन लिया, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं चाहता था कि मालदीव्स जैसी जगह में जो हमारे बिल्कुल साथ में है वहाँ कोई और देश आके इंटरवीन करे और ऑपरेशन करे और हमारे लिए बाद में सुरक्षा की कुछ तकलीफें हो। मेरे ख्याल 3 और 6 पैरा जो थे प्लस आर्टिलरी और कुछ सैपर और सिग्नल्स के लोग पैरा ब्रिगेड के, वो पहली फ्लाइट से गए 3 नवंबर को। और उसके बाद अगले दिन कुछ घंटे बाद सुबह 7 पैरा बटालियन वहाँ पहुंची। उन्होंने हुलहुले आइलैंड पे माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड किया, एयरपोर्ट का पूरा सुरक्षा किया। उसके बाद बोट से माले शहर पहुंचे। माले शहर में जाके उन्होंने जितने भी लोग थे जो तख्ता पलट करना चाह रहे थे उनको न्यूट्रलाइज किया और सरकार का जो कंट्रोल है वो दोबारा उनके प्रेसिडेंट को दिया। अब इस समय लोग जो थे मर्सनरी और तमिल एलम के, वो भागने लगे। तो उन्होंने जितने पकड़ सकते थे पकड़े, और जो लोग शिप में बैठ के श्रीलंका की तरफ निकल गए थे उस शिप को भी इंटरवीन किया गया। मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरा सोचना है, फ्रिगेट थी INS गोदावरी और एक और थी इंडियन नेवी की, जिन्होंने इंटरवीन किया और उस जहाज से सारे मर्सनरीज को पकड़ा और उनको भी मालदीव्स के सरकार के हवाले किया। तो ये जो 2 ऑपरेशंस मैंने आपको बताए, ये बहुत ही क्लासिक और बहुत उम्दा, बहुत हाई स्टैंडर्ड के ऑपरेशंस थे। Sir, thank you so much for sharing such good exercises done by the special forces. But sir, when we talk about their training, मैं वापस बात कर रहा हूँ ट्रेनिंग के बारे में। When we are talking about the training, हमारा मिथ है या सच है कि उनके साथ एक बहुत नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग होती है, उनको उल्टा लटका दिया जाता है, गंदे पानी में रखा जाता है, उनको उल्टा सीधा खाने को दिया जाता है ताकि उनका इम्यून सिस्टम अच्छा हो सके या उसको एडजस्ट कर सके, उनको उतना टॉर्चर किया जाता है, कब किसी के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें भी होती है या केवल ये सब मिथ ही हैं? देखिए अमर, मैंने आपको बताया कि इंसान के शरीर को लोहा बनाते हैं और मानसिक तौर पर उसको इतना मजबूत करते हैं कि वो टूट ना सके किसी भी बुरी हालात में। तो उसके लिए आवश्यक है कि उसकी ट्रेनिंग उन सारे हालात के दौरान हो, ऐसे सारे हालात उनकी ट्रेनिंग के दौरान मौजूद किए जाएं, ताकि अगर उसको गंदे पानी में, कीचड़ में या पानी के अंदर 4-5 घंटे रहना है तो वो जो है वो मन उसका विचलित ना हो, उसके शरीर पर कोई प्रभाव ना पड़े। और ये सब चीज़ होती है। ऑब्स्टिकल कोर्स है, इतना लोड लेके स्पीड मार्च है 50-50 किलोमीटर के। उसके अलावा जो आप कह रहे हैं कि हड्डी तोड़ना, नहीं, हड्डी टूट जाती है ट्रेनिंग में, उसको जानबूझ कर नहीं तोड़ा जाता है, वरना कमांडो जो है बेचारा राइट ऑफ हो जाएगा और देश का इतना पैसा ट्रेनिंग में उसके जो लगा है वो बर्बाद होगा। हाँ, हो सकता है कि ट्रेनिंग के दौरान किसी को ऐसी चोट लग जाए, मगर जानबूझ के ऐसा नहीं। मगर शरीर को लोहा बनाने के लिए चाहे गंदा पानी हो, चाहे नाला हो, चाहे उसको भारी से भारी वजन उठाना हो, चाहे उसके दौड़ने की क्षमता हो, फायरिंग की क्षमता हो, ये हर तरीके से जितना आप पिक्चरों में देखते हैं तो सब होता है। बेसिकली सर, क्या जब इतनी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है तो क्या इनके इक्विपमेंट्स, आर्म और इक्विपमेंट्स भी अलग होते हैं या सेम इक्विपमेंट्स और आर्म ये यूज़ करते हैं? बहुत अच्छा सवाल अमर। देखिए, स्पेशल फोर्सेस के इक्विपमेंट जो है वो अलग है। स्पेशल फोर्सेस का काम है, एक स्नाइपर को अगर छोड़ दें तो क्लोज क्वार्टर बैटल, मतलब बहुत कम डिस्टेंस पर आप आतंकवादी से लड़ रहे हैं। अगर आप जैसे किसी बिल्डिंग में इंटरवेंशन कर रहे हैं
तो हो सकता है दरवाजे या खिड़की से जैसे ही आप अंदर जाएं, सामने आपके 5 मीटर पे आदमी खड़ा हो। तो ऐसी हालात में हथियार वो चाहिए जो क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए, ऐसी लड़ाई के लिए कम से कम समय में ऑपरेट कर सके। अब इनके हथियार अगर मैं आपको गिनाऊं, हालांकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको ओपन सोर्सेज में भी मिलेगी, तो इनके पास जो है ट्रेवर फैमिली की राइफल्स है। ट्रेवर फैमिली की राइफल सारी इजराइल बना रही है। इनके पास कॉर्नर शॉट्स है, इजराइल बना रहा है। इनके पास जो है कालिशनिकोव है, हम सब जानते हैं कि 47 ऑटो कालिशनिकोव, उसके डिफरेंट वर्जन है। इनके पास जो है बरेटा, ब्राउनिंग, 9mm ब्राउनिंग, ऐसी पिस्टल्स है, क्रॉक पिस्टल्स है। इनके पास जो है PSG-1 और बाकी जो है ऐसी ऐसी स्नाइपर राइफल्स हैं जो 1000 मीटर या 1 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जिनकी अगर आप देखें तो एक्यूरेसी इतनी है कि शायद 3 या 4 इंच के अंदर अंदर वो अपने निशाने को सही ठहरा सकती हैं। इनके पास सब मशीन गन है, नेविक के हैं। तो ऐसे हथियार जो है इनके पास, कार्ल गुस्ताव है। तो ऐसे हथियार जो कि क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो सारे हथियार स्पेशल फोर्सेस के पास है। और ये स्पेशल फोर्सेस जो है ये छोटे छोटे ग्रुप में, आर्मी की जो पलटने हैं वो एक बटालियन में, एक कंपनी में, एक प्लाटून में तकरीबन 28-30 लोग होते हैं। कम से कम इतने में एक यूनिट बनती है जो कहीं एक्शन लेती है। मगर डिफेंस और अटैक जनरली एक कंपनी के नीचे होता है जिसमें 90 से 100 लोग होते हैं। मगर जब स्पेशल फोर्सेस ऑपरेट करती है तो बहुत छोटे छोटे बैच में, कोई टीम है, मार्कोस उसको प्रहार कहते हैं, जिसमें 8 या 10 खाली कमांडोज हैं। तो ये छोटी छोटी टीमें हैं जो अपने आप में सक्षम है और जल्दी से एंगेज करती है और जल्दी से विड्रॉ करती है। सर हमने कुछ इंटरव्यूज़ में कुछ ब्लैक कैट्स कमांडर्स हैं, कुछ NSG कमांडर्स हैं, उनके जब पॉडकास्ट सुने हैं यूट्यूब्स वगैरह पे, उनके पॉडकास्ट होते हैं, दे आर सेइंग कि हम 3 सेकंड में बंदा मार देते हैं। तो दैट इज़ रियल फॉर रियल कि आपको केवल 3 सेकंड्स लगते हैं किसी आदमी को मार देने में, और इट्स अ सम मिथ और समथिंग एल्स? बिल्कुल मिथ नहीं है। ये ट्रेनिंग इतनी ही है कि देखिए, चाहे आप हिप से फायर कर रहे हो या आपको पिस्टल ऊपर उठानी हो या आपके जो कोई और हथियार आप उठा रहे हो उसको उठाने में और ट्रिगर दबाने जो इतना समय लगेगा, तो 2-3 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और कमांडो इसमें इतना ट्रेंड है, इतना स्किलफुल है कि उसका निशाना चूकने का सवाल नहीं। अगर उसने माथे पर निशाना लगाना है तो निशाना माथे पर ही लगेगा, अगर उसने घुटने के नीचे निशाना लगाना है तो निशाना वहीं लगेगा। ये ट्रेनिंग है, वो उसने इसको, स्पेशलाइजेशन को, स्किल को हासिल करने में हजारों बुलेट्स फायर करी है, हजारों बार प्रैक्टिस की है, तब जाके वो इस काबिलियत पे पहुंचा है कि वो 3 सेकंड में किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सर, दिस इज व्हाट अ सिचुएशन व्हेन वी हैव अ वेपन, व्हेन कमांडर हैव अ वेपन। कमांडर अपने वेपन के साथ जब शूट कर रहा है तो उसके साथ ये सिचुएशन है कि उसने 3 सेकंड में, बट व्हेन कमांडर डोंट हैव अ वेपन, कोई ऐसा न्यूट्रलाइजेशन हो गया कि उसके पास वेपन नहीं है, वो शूट नहीं कर सकता, उसके पास नाइफ नहीं है, कुछ नहीं है, तो इन दैट केस टू ही कैन किल अ पर्सन इन 3 सेकंड्स। देखिए, उस हालात में 3 सेकंड तभी हो सकता है जबकि आप ऑलरेडी गुत्थम गुत्था में हैं, फिजिकल कांटेक्ट आपका है। मगर जब आपको आतंकवादी के पास तक पहुंचना है, फिर आपने अनआर्म्ड कॉम्बैट, बिना हथियार के लड़ाई जिसमें उसको ट्रेन किया जाता है, चाहे वो मार्शल आर्ट हो, चाहे वो अनआर्म्ड कॉम्बैट जो हमें सिखाई जाती है, अलग अलग चीज़ें हैं। मार्शल आर्ट सिखाया जाता है, कराटे है, बाकी है, उसके मुताबिक एक्शन लेते हैं और टारगेट को या आतंकवादी को न्यूट्रलाइज करते हैं। वो आप नहीं कह सकते कि 3 सेकंड में होगा, मगर हाँ, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इससे पहले कि कोई हार्म कर पाए होस्टेज को या कमांडो को, उसके खिलाफ एक्शन हो जाता है। तो एक ट्रेन कमांडो कितने टेररिस्ट को सिंगल हैंडेडली ट्रीट कर सकता है, कितना संभाल सकता है? अमर, जनरली कमांडो जो है वो बड़ी सिस्टम में, NSG में भी वर्क करते हैं।
अकेला सिंगल कमांडो कहीं नहीं जाता, वो बड़ी सिस्टम में है, दो कम से कम। ऐसी हालात में ये कहना कि कितनों को कर सकता है ये उचित नहीं होगा, मगर हाँ, अगर 2, 3, 4 लोग हैं तो आसानी से, इससे पहले कि वो आतंकवादी इन पर कोई टारगेट बना सके या इन पर फायर कर सके, वो इतनी क्विक एक्शन है उनका, उनके पास ग्रेनेड है, स्टन ग्रेनेड, जो उन्होंने जैसे ही अंदर कमरे में फेंका, इतना जोर से आवाज़ और उसमें प्रकाश निकलता है कि आदमी चकाचौंध हो जाता है, कान सुन्न हो जाते हैं। मगर कमांडो ट्रेंड है इसके लिए, वो उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सामने खड़े 2, 3, 4 आतंकवादियों को मार सकता है। सर, जब आप एनएसजी की बात करते हो, इंडियन स्पेशल फोर्सेस की बात करते हैं, तो वर्ल्ड में बहुत सारी और भी कंट्रीज है जिनके पास स्पेशल फोर्सेस हैं। सर, किस तरह से रैंक करते हो अपन एनएसजी को? कहाँ पे रैंक करते हैं उनके इक्विपमेंट्स के आगे, अपने इक्विपमेंट्स के आगे, उनके माइंडसेट्स के आगे, इंडियन स्पेशल फोर्सेस के माइंडसेट्स के आगे? किस जगह रैंक करते हो आप अपने स्पेशल फोर्सेस को? बहुत हाई रैंकिंग, बहुत ही ज़्यादा हाई रैंकिंग सारी स्पेशल फोर्सेस, क्योंकि जब बाकी देशों के साथ कभी ऑपरेशंस का मौका आता है, तब लोगों को पता लगता है कि किस देश की फौज की स्पेशल फोर्स कितनी सक्षम है। सॉरी सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या कभी इंडियन फोर्सेस ने या इंडियन स्पेशल फोर्सेस ने ऐसे कोई जॉइंट प्रोग्राम किए हैं, ऐसे कोई जॉइंट सिनेरियोज में वो साथ में गए हैं जब उनको किसी और वर्ल्ड की किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ? देखिए, फौज की अक्सर जैसे पैरा ट्रूपर्स की होती है, स्पेशल फोर्स की होती है, नॉर्मल आर्मी बटालियंस की होती है, एयरफोर्स की और नेवी की एक्सरसाइजेज होती हैं, जिनमें 2, 3, 4, 5, 10 कंट्री जो है वो हिस्सा लेते हैं। तब आपको पता लगता है कि हम कहाँ हैं, हमारी ट्रेनिंग, हमारा इक्विपमेंट कहाँ है और बाकी लोग कहाँ हैं। अगर आप सोल्जर की बात करें तो इंडियन सोल्जर तकरीबन सारे कंट्रीज़ के सोल्जर से ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा डेडिकेटेड है और उसमें ज़्यादा लगन है देश के प्रति। मगर हाँ, अगर आप इक्विपमेंट की बात करें तो जैसे जो यूएस की या चाइना की नेवी है वो हमसे कुछ बेहतर है। हम अभी भी उस हालात में नहीं है जहां हम अपने जहाज बना सके, फिर भी अब हम तेजस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसका जिस दिन जी से जहाज आना है या कावेरी इंजन या कोई और इंजन हमारे को मिलता है, हम तेजस बनाना शुरू कर देंगे। हम अपने टैंक बना रहे हैं, हम अपनी तोपें बना रहे हैं, हम बहुत हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, हम बहुत तेजी से इस डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। और इक्विपमेंट वाइज भी वो दिन दूर नहीं है कि कुछ चंद एक सालों में हम जो है दुनिया की किसी भी फौज से आगे होंगे। अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी देखी जाए तो हम वाकई दुनिया के लीडिंग, जो अमेरिका, चाइना या रशिया के पास है, वो मिसाइल हमारी अपनी बनाई हुई है। सर, जब अपन इतने सारे इक्विपमेंट्स के बारे में बात करते हैं, तो अभी एक ऑपरेशन सिंदूर में अपना एक इक्विपमेंट जो बहुत हाईली यूज्ड है, जिसको बहुत हाईली अपन रिकॉग्नाइज करते हैं, जिसने बहुत सारी बातें चली, हमने भी उस पर कई शूट्स किए, बहुत लोगों से बताया, एयर टू एयर डिफेंस सिस्टम है अपना, S-400 है। तो सर, वो उसके बारे में कुछ अगर आप बता पाओ तो। देखिए, शुरू में बहुत लोगों ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि S-400 इस्तेमाल हुआ। ये हिंदुस्तान का जो आकाश तीर सिस्टम है वो इस्तेमाल हुआ, S-400 हमने इस्तेमाल नहीं किया। S-400 की 3 यूनिट उस समय थी, 2 यूनिट और आने वाली है दिसंबर तक, जहाँ तक मेरी खबर है। और ये 5 यूनिट आने के बाद इनको जहाँ 3 डिप्लॉयड है, 2 को और डिप्लॉय किया जाएगा। मगर S-400 सिस्टम की जो एक मिसाइल है, वो मिसाइल जो है वो करोड़ों की है। और एक ड्रोन को मारने के लिए 5, 10, 15 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए अगर आपने करोड़ों की मिसाइल फायर करी तो आप उस लड़ाई में ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकते, अर्थव्यवस्था आपके फौज की बिगड़ेगी। इसलिए बाकी जितने आकाश तीर सिस्टम था जो डिप्लॉय हुआ, लेजर वेपन से डीप एनर्जी वेपन्स वो इस्तेमाल हुए, आपकी शिल्का इस्तेमाल हुई, आपकी ट्विन इस्तेमाल हुई, आपकी L-70 इस्तेमाल हुई, ये जो चीज़ें थी। मगर सबसे बड़ा जो आकाश तीर में बता रहा हूँ, जो इंडिया का डेवलप्ड सिस्टम है, जैसे आयरन डोम है जो अमेरिका का है, यूरोप कंट्रीज़ के लिए है और इजराइल इस्तेमाल कर रहा है।
रशिया के पास S-400 है, चाइना ने इसका PL-15 वर्जन बनाया था, PQ समथिंग, PQ-9। तो ये इन सिस्टम में S-400 मौजूदा जितने भी देशों के हैं उनसे बहुत अच्छा है, और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। और रशिया का अगर कोई सेविंग ग्रेस रहा है तो S-400 रहा है। हालांकि इसके बावजूद भी जब अभी आखिरी यूक्रेन का हमला हुआ, ड्रोन्स का 117 ड्रोन्स उन्होंने चलाए, तो S-400 भी सारे ड्रोन्स न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया था। सर आपने इतना सारा हमको नॉलेज दिया, स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताया, इतने सक्सेसफुल मिशंस के बारे में बताया, उनके आर्म्स के बारे में बताया, थैंक यू सो मच। बट मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे जो अभी मिडल ईस्ट की कंडीशन है, वहाँ पे इतने सारे चीज़ें ऊपर नीचे हो रही है, क्या उनमें किस तरह का रोल है अपने उनकी स्पेशल फोर्सेस का, अपनी स्पेशल फोर्सेस का इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसमें किस तरह से देख रहे हो आप उस चीज़ को? अमर, इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसियों में गिनी जाती है। और उनके जो एक्शन फोर्सेस हैं, स्पेशल कमांडो फोर्सेस, कई नाम से हैं, अभी कई यूनिट हैं, मगर सरियत मतकल उसका नाम है। जैसे हमारे यहाँ ब्लैक कैट है, पैरा SF है, उनका सरियत मतकल है। अगर आप उनके ऑपरेशंस देखें तो पहले दिन जब उन्होंने हमला किया इजराइल ने ईरान पर, इतना पिन पॉइंट हमला था कि उनके इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC, जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण संस्था है लड़ाई की, उसके चीफ को उन्होंने निशाना बनाया, जिस घर में ठहरे थे उसके अंदर। फिर उनके जो आर्म्ड फोर्सेस के चीफ थे उनको निशाना बनाया। फिर उनके जो एक्स नेशनल सिक्योरिटी चीफ थे उनको निशाना बनाया। उसके बाद आज तक तकरीबन 9 या 10 टॉप साइंटिस्ट जो कि न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ जा रहे थे, उन सबको निशाना बनाया। तो इतनी सटीक जानकारी कि कौन सा आदमी कहां पर, किस बिल्डिंग में, किस कमरे में है, ये केवल एक मोसाद का ही काम था। इसी तरह अगर आप देखें, हमास जो लगातार इजराइल के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, उनका चीफ था हानिया, जो शायद अक्टूबर में ईरान गया था। जिस गेस्ट हाउस में वो ठहर रहा था, उस गेस्ट हाउस के अंदर बॉम्ब था और एक मिसाइल फायर की गई 2000 किलोमीटर दूर से, उसने निशाना लगाया और उस गेस्ट हाउस में हानिया को, जो हमास का चीफ था, उसको मारा। ये अक्टूबर 24 की बात है। इतनी जानकारी जुटाना बहुत मुश्किल और सालों साल लग जाते हैं। अगर आप देखें इस बार नतान्स में, जहां इनका न्यूक्लियर वेपन है, सिस्टम है, अस्फाहा में जहां इनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है, आर्का में, ये तीनों जगह जो है इजराइल ने पिन पॉइंट हमले किए हैं। ये पिन पॉइंट हमले उनकी सक्षमता, उनकी स्पेशल फोर्सेस की इंफॉर्मेशन, उनकी स्पेशल जो फोर्सेस की खुफिया एजेंसी देती है मोसाद, उनके सालों साल का काम और मौजूदगी उनके अपने एजेंट्स की जो ईरान के अंदर है। ये स्पेशल फोर्सेस थी उनकी, जिन्होंने ईरान में स्मगल किए सैकड़ों ड्रोन्स, और उन ड्रोन्स ने अंदर ही अंदर ईरान से उड़ान भरी और ईरान के सारे टारगेट डिस्ट्रॉय किए। ये कमाल जो है, ये इजराइल की स्पेशल फोर्सेस और उनकी इंटेलिजेंस ने गजब का किया है। बट व्हेन सर वी आर टॉकिंग अबाउट इजराइल एंड ईरान वॉर, तो ये आप किस तरीके से जो सिविल पीपल का वहाँ पे हार्म हो रहा है, जो सिविल पीपल वहाँ पे उस वॉर के अंदर हार्म किए जा रहे हैं, आप उसको किस तरीके से देख रहे हो? अमर, जब युद्ध होता है तो सबसे पहले मौत किसकी होती है? मौत सच्चाई की होती है। दोनों देश अपना अपना नैरेटिव बनाना शुरू करते हैं। आप ऑपरेशन सिंदूर में देखिए, कुछ चैनल तो हमारे न्यूज़ के इस कदर रिपोर्टिंग कर रहे थे कि उन्होंने कराची, इस्लामाबाद
और रावलपिंडी को स्टूडियो में बंद कर दिया ताकि हम जीत गए। भारत की फौज घुस गई, जबकि हमारी फौज ने एक कदम भी पाकिस्तान की जमीन पे नहीं रखा था। युद्ध होगा तो लोग जो उस युद्ध में है, जो बेचारे उनका युद्ध से लेना देना नहीं है, आम नागरिक हैं, वो मारे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। इजराइल में हाफिया में उन्होंने हमला किया, तेल अवीव में किया, ईरान ने, मारे गए। इसी तरह ईरान के अंदर जितने हमले इजराइल कर रहा है उसमें भी लोग मारे जा रहे हैं, बिल्डिंगें टूट रही हैं। तो ये एक युद्ध की बुरी बात है जो हर युद्ध में होता है और आगे भी हर युद्ध में होगा, चाहे आप कितने भी पिन पॉइंट प्रिसिशन इक्विपमेंट बना दें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग इन कुदरत स्टूडियोज़। आपका इतना प्रीशियस एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। आप कहाँ लद्दाख के ग्लेशियर्स में रहे, कहाँ आपने राजस्थान के रेगिस्तानों की गर्मी सहन करी, इतना सारा एक्सपीरियंसेस आपने हमको शेयर किया, हमारे व्यूवर्स को शेयर किया। हम रियली थैंकफुल हैं आपको कि आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे इतनी सारी बातें करी, हमको इतना सारा नॉलेज दिया। रियली थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन आवर स्टूडियोज। थैंक यू अमर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके स्टूडियो में आकर, और आपकी रिसर्च, आपके प्रश्न और आपकी जागरूकता का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत कम ऐसे पॉडकास्ट मैंने देखे जहाँ जो इंटरव्यू करने वाला है खुद इतनी रिसर्च करके आया हो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सर।